नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हमारी 22nd क्लास है, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं साइको सोशल थ्योरी के बारे में। साइको सोशल थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है सोशल डेवलपमेंट को समझने के लिए, और थ्रू आउट द लाइफ कैसे ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलप होती है, इस पर भी ये बहुत अच्छे से जोर देती है। तो हम समझेंगे इस थ्योरी को बहुत ही डिटेल में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। मैं गारंटी देता हूं कि इस पूरी वीडियो को जो आप देख लेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं साइको सोशल थ्योरी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज समझ लीजिएगा कि जब हम बात करते हैं साइको सोशल थ्योरी की, तो ये किसने दी थी, ध्यान रखिएगा, ये दी थी एरिक एरिक्सन ने। एरिक्सन, और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी। इनकी थ्योरी का नाम साइको सोशल थ्योरी क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, साइको सोशल थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो यहां पे दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला है साइको और दूसरा है सोशल। ठीक है, इन दो वर्ड से मिलकर के बना है साइको सोशल। तो जब हम बात करते हैं साइको की, ध्यान रखिएगा, साइको का बेसिक मतलब ही होता है माइंड से, या हिंदी में जिसको हम कहते हैं मन से। ठीक है, मन से। दूसरा सोशल, यानी कि समाज, जो उसके आसपास का इन्वायरमेंट है वो इसमें शामिल हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं साइको सोशल थ्योरी की, तो ये थ्योरी हमें समझाती है कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है बेसिकली वो इन दोनों का रिजल्ट है। साइको का मतलब यहाँ पे है कि बेसिकली बच्चा जब बड़ा होता है जैसे जैसे, तो वो अपने समाज के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस करता है, इंटरेक्शन करता है, तो उसको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं अपनी सोसाइटी से। और जो एक्सपीरियंसेस वो ले रहा है, उस एक्सपीरियंस की वजह से उसके मन में कुछ इंपॉर्टेंट क्राइसिस डेवलप होते हैं, और वो क्राइसिस उसको हेल्प करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज डेवलप करने में। हो सकता है अभी शायद आपको चीजें समझ में ना आ रही हो, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको जब ये पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा तब आप समझेंगे कि ये थ्योरी साइको सोशल क्यों कहलाती है। अभी आप ये समझिए कि साइको सोशल का बेसिक मतलब है कि साइको मतलब मन, और सोशल यानी कि समाज। तो क्योंकि यहाँ पे मन की बात हो रही है, तो बच्चे की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या जो पर्सन है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और दूसरा सोसाइटी यानी कि समाज। अब ये थ्योरी जो है ये किस चीज पे फोकस करती है, इस बात को ध्यान से समझिए। थ्योरी कहती है कि ह्यूमन स्टेजेस, मतलब ह्यूमन जो पूरी लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ, उसमें कहते हैं कि कुछ 8 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं पूरी ह्यूमन लाइफ में। ध्यान रखिएगा, 8 स्टेजेस बताते हैं ये पूरी ह्यूमन लाइफ में। 8 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, और थ्योरी को जब हम पढ़ेंगे तो 8 स्टेजेस में पढ़ेंगे। तो 8 जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, ये कहते हैं पूरी ह्यूमन लाइफ जो होती है वो 8 इंपॉर्टेंट स्टेजेस में से गुजरती है। और ये जो 8 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, ये हर स्टेज किसी ना किसी क्राइसिस से जुड़ी है। हर स्टेजेस में इस बच्चे को इस एक क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, 8 के 8 स्टेजेस हैं, और हर स्टेजेस में उसको क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। वो क्राइसिस कह लीजिए, कंफ्लिक्ट कह लीजिए, जो कि उसके मन में होती है। ठीक है, और उस क्राइसिस में वो कैसे डील कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब ये बहुत महत्व रखता है यहाँ पे। अब अगर उस क्राइसिस में वो सक्सेसफुली निकल जाता है, ठीक है, सक्सेसफुली, तो उसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यूज डेवलप होती है। और अगर वो उस क्राइसिस में फेल हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, इस बात को समझिए। और जहां तक बात है इस क्राइसिस की, कि ये क्राइसिस कहां से पैदा होती है, ये बहुत महत्व रखता है। अभी तक तो हमने देखा कि 8 स्टेजेस होंगे और हर स्टेज में एक क्राइसिस होगी, लेकिन ये क्राइसिस कौन डेवलप करता है? ये क्राइसिस डेवलप करती है उसके आसपास का इन्वायरमेंट। वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, आसपास का इन्वायरमेंट जैसे इंटरेक्ट करेगा, उसी हिसाब से बच्चे में क्राइसिस डेवलप होंगे। और फिर बच्चा खुद से कन्फ्लिक्ट करता है, खुद उसके मन में जो क्राइसिस है उससे वो लड़ता है। और किस प्रकार से लड़ रहा है, अगर वो सक्सेस हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है उस क्राइसिस से निकल पाने में, तो उसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। और अगर वो फेल हो गया तो उसमें नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ये तो बहुत मोटी मोटी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम एक एक करके जब इसके स्टेजेस पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे 8 इंपॉर्टेंट जो स्टेजेस हैं इस पूरी थ्योरी के, उस पर हम बात करेंगे। चलिए,
तो सबसे पहला जो स्टेज है, ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहला स्टेज है वो कहलाता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखिए इनकी जो जो 8 स्टेजेस इन्होंने दिए हैं ह्यूमन लाइफ के, वो कुछ इसी प्रकार से दिए हैं वर्सेस करके। इट मींस कि एक वैल्यू यहां आपको देखने को मिलेगी, दूसरी वैल्यू यहां देखने को मिलेगी, और ये वर्सेस होंगे। वर्सेस मींस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं एक एक करके। देखिए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात करते हैं तो शुरू के जो 1 साल होते हैं बच्चे के, वो इस स्टेज में होता है बच्चा, ठीक है। जो शुरू के 1 साल होते हैं वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी बच्चा बहुत छोटा है, इस दुनिया में आया ही है, 0 से 1 साल की हम बात कर रहे हैं। तो जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके लिए सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि ये दुनिया कैसी होगी, उसको नहीं पता अभी, है ना। ये दुनिया कैसी होगी उसको नहीं पता। तो जब तक बच्चा माँ के गर्भ में होता है एक सुरक्षा उसको महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में आता है एक उसके मन में एक फियर, एक चिंता होती है कि आखिर इस दुनिया में कौन है जो उसके लिए मतलब उसकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेगा। हालांकि जो मदर होती है वो मैक्सिमम उसकी जो नीड्स होती है उसको पूरा करती है, लेकिन ये बात इतनी सिंपल भी नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि जब उस दुनिया में आता है तो उसकी जो बेसिक नीड्स होती है वो उसको कुछ लोग उसके परिवार के वो पूरा करते हैं। उसकी मदर उसकी बेसिक नीड्स पूरा करती है मैक्सिमम। बच्चे को भूख लगी है तो मदर ही उसको दूध पिलाती है, बच्चे को किसी प्रकार की तकलीफ है, बीमार पड़ गया है, कुछ भी है तो एक केयर गिवर होता है परिवार में और वो उसकी मदर होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि बच्चे में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो उस केयर गिवर की होती है, कि वो जो केयर गिवर है वो कैसे अपने बच्चे को ट्रीट कर रहा है, कैसे अपने बच्चे की देखभाल कर रहा है। आप पाएंगे कि अधिकतर मामलों में तो यही होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, मदर तो खासकर बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाए तो माँ तो पता नहीं कि उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो आप ये समझिए कि केयर गिवर जो होती है ना मदर, वो अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि हाँ कोई है इस दुनिया में जो मेरी मदद या मतलब मेरी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, ठीक है। बच्चे में ये ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ मदर ऐसी भी होती है कि बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब बच्चे को भूख लगी है, वो काफी देर से रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, लेकिन उसको दूध नहीं पिला रही है। या बच्चे को कोई तकलीफ है, खांसी जुकाम बुखार, परेशान है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा कोई उस पर। बच्चा रोए जा रहा है काफी ज्यादा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इस केस में बच्चे में डेवलप होता है मिसट्रस्ट, ठीक है। क्या डेवलप होता है? मिसट्रस्ट। यानी कि शुरुआत में किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया जाएगा ये बहुत महत्व रखता है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्राइसिस है ना यहाँ पे, ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की क्राइसिस है, ठीक है। ये जो जितने भी स्टेजेस आप देख रहे होंगे ना, बेसिकली ये नाम ही क्राइसिस पे रखे गए हैं कि किस स्टेज में क्या क्राइस होती है, वही उसी के नाम पे स्टेजेस है। तो पहला जो क्राइसिस होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का होता है कि बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होगा या मिसट्रस्ट डेवलप हो गया। तो अब आपने एक चीज यहां पर नोटिस की होगी कि ये जो क्राइसिस पैदा हो रही है, इस क्राइसिस में बच्चे की कोई भूमिका है ही नहीं। इसमें भूमिका किसकी है? केयर गिवर की है। इसीलिए मैंने कहा कि सोसाइटी, जैसे हमने देखा ना कि साइको सोशल, तो सोसाइटी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो कैसे बिहेव करती है बच्चे के साथ। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट डेवलप होगा, इनमें से कोई एक ही चीज डेवलप होगी। अगर बच्चे में ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, मतलब उसकी जो केयर गिवर है वो अच्छे से ध्यान रख रही है और उस बच्चे में ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, तो इस ट्रस्ट की वजह से एक बच्चे में एक वर्च्यू डेवलप होगा जिसको हम कहते हैं होप। कि बच्चे में हाँ एक आशा की किरण होगी, एक उम्मीद होगी कि हाँ भाई इस दुनिया में कोई है जो उसकी देखभाल करेगा। ये बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है। लेकिन अगर मिसट्रस्ट हो गया, इस क्राइसिस में बच्चा मिसट्रस्ट में चला गया, तो बच्चे में आएगा फियर, डर का इमोशन, कि कैसे वो इस दुनिया में सरवाइव करेगा। ये उसके लिए एक फियर का इमोशन हमें यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो होता है ये 1 से 3 साल, ठीक है। 1 से 3 साल की जो स्टेज होती है, इस स्टेज में बच्चा ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट में रहता है। अब ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट को समझने की जरूरत है
कि इसमें बेसिकली होता क्या है। अब देखिए इस स्टेज में बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और इवन इतना बड़ा हो जाता है कि वो कुछ फिजिकल टास्क करना शुरू कर देता है। फिजिकल टास्क का मतलब जैसे बच्चा चलना शुरू करेगा, दौड़ना शुरू करेगा, चीजों के साथ खेलना शुरू करेगा, है ना, छोटे छोटे काम करना शुरू करेगा। तो फिजिकल टास्क बच्चा करना शुरू करता है। अब इस स्टेज में बच्चे में ये मेन क्राइसिस आती है ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट की। अब एक क्राइसिस क्या है इसको ध्यान से समझिए। बच्चा जब छोटे छोटे टास्क करता है तो क्या उसको छोटे छोटे टास्क करने दिया जाता है या नहीं करने दिया जाता। अगर वो बच्चे को छोटे छोटे टास्क करने दिया जाता है तो उसको कहा जाता है ऑटोनॉमी, कि बच्चे को ऑटोनॉमी दी जा रही है, ठीक है, स्वतंत्रता दी जा रही है कि वो उन छोटे छोटे टास्क को कर सके। आप देखेंगे कि जो बच्चे इस स्टेज में होते हैं ये मतलब यूं मान के चलिए कि इतने ज्यादा शरारती हो जाते हैं इस स्टेज में, क्योंकि बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, घर के सारे सामान बिखेर देते हैं, इतना खेलते हैं, इधर उधर टॉयज सब कुछ, किताबें फाड़ देंगे, घर में कोई सामान आपने संभाल के रखा है वो फैला देंगे, कपड़े बिखेर देंगे, खाना खुद से खाएंगे, खाना फैला देंगे, अपने कपड़े गंदे कर लेंगे। बहुत कुछ इस स्टेज में बच्चे करते हैं और सब कुछ फिजिकल टास्क से जुड़ा है। तो ऐसे में होता क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स तो उनको वो काम करने देते हैं, बिकॉज उनको समझदार पेरेंट्स हैं। तो अगर अब वो ऐसा कर रहे हैं, इट मीन्स कि उसको ऑटोनॉमी दे रहे हैं कि कोई नहीं बेटा करो। बस वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि बच्चा किसी खतरे में ना पड़ जाए, मतलब ऐसा ना कि बच्चा खेलते खेलते किसी बिजली के सामान से खेलने लगे, किसी औजार से खेलने लगे जो उसको फिजिकल डैमेज दे सकते हैं, तो उसका ध्यान रखते हैं, उसको वहां तक टोकते हैं कि भाई ये नहीं करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे को ऑटोनॉमी दी जाती है कि ठीक है करो, जो करना है करो, वो इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी वरी नहीं होते। तो ऐसे बच्चे जब खुद से काम करते हैं, सब कुछ करने दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है ऑटोनॉमी। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को वो काम करने नहीं देते, बात बात पे टोक देते हैं, कपड़े संभाले थे फैला दिए, डांट दिया, कई लोग तो उसको पीट भी देते हैं पेरेंट्स, बच्चे को घर संभाला था फैला दिया, बच्चे को पीट देते हैं इस बात पे। अगर आप बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चे में जो क्राइसिस डेवलप होगी वो हो जाएगी डाउट की। ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट के क्राइसिस में जो इस स्टेज का प्रमुख क्राइसिस है उसमें यही होता है कि पेरेंट्स कैसे बच्चे के साथ बिहेव कर रहे हैं। बच्चे को जो वो करना चाह रहा है छोटे छोटे टास्क करने देते हैं तो बच्चे में ऑटोनॉमी, नहीं करने देते तो बच्चे में आएगा डाउट, बार बार उसको टोक देंगे, थोड़ा सा उसने कुछ गलती कर दी टोक दिया, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे में फिर डाउट आगे जाके डेवलप होगा और वो छोटे छोटे काम करने में भी 10 बार सोचेगा कि पता नहीं मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो अगर बच्चे को ऑटोनॉमी दी जाती है तो बच्चे में विल डेवलप होती है, छोटे छोटे काम को करने की इच्छा आती है बच्चा, और आप देखेंगे ऐसे बच्चे फिर छोटे छोटे काम करते हैं, खुद से करते हैं। इवन ऐसे बच्चे जो होते हैं वो हर काम खुद से करना चाहते हैं, खाना पेरेंट्स खिलाएंगे वो नहीं खाएंगे, अपने हाथ से खाना है उनको, हर काम अपने हाथ से करना है। तो ये विल डेवलप होता है। वहीं जिन बच्चों के साथ कि पेरेंट्स बात बात पे टोकते हैं, कई पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि भाई 3 साल का हो गया अभी भी अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं। हालांकि देखिए खाना अपने हाथ से खिलाइए, लेकिन कोशिश करिए कि पहले बच्चा खुद से प्रयास करे। ये बात सच है कि बच्चा भरपेट तो खुद से नहीं खा पाएगा, काफी खाना फैलाएगा, इधर उधर बिखेरेगा, बट आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी कि पहले बच्चे को करने दिया जाए काम, फिर हम उस पर इंटरफेयर करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते तो ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते कि भाई खुद से खाना खिला रहे हैं, सब कुछ खुद से कर रहे हैं, तो बच्चे में फिर डाउट क्रिएट होता है, उसको सेल्फ स्टीम एक तो नहीं रहता, ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है कि पता नहीं भाई मैं ये काम कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक कॉन्फिडेंस की कमी हमें देखने को मिलती है, सेल्फ स्टीम की कमी होती है और कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो आपने देखा यहाँ पे कि अभी तक हमने दो ही स्टेजेस पढ़े और इन दो स्टेजेस में हमने दो इंपॉर्टेंट क्राइसिस के बारे में बात कर ली। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पहला क्राइस हो गया, बच्चा कैसे इसके साथ डील कर रहा है, पेरेंट्स कैसे डील कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट की दूसरी जो क्राइसिस है ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट की है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्राइसिस है उसका नाम है
इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। और जब इसकी बात करते हैं तो जो एज होती है 3 से 6 साल होती है, ठीक है। 3 से 6 साल का बच्चा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में होता है। अब यहाँ पे इस बात को समझिए कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट ये कौन सी क्राइसिस है। सबसे पहला इनिशिएटिव की बात करते हैं। इनिशिएटिव मतलब होता है कि छोटे छोटे काम खुद से करना, इनिशिएटिव लेना। तो अभी तक हमने जो 2 स्टेजेस पढ़े उसमें हमने देखा कि जब पेरेंट्स बच्चे में ट्रस्ट डेवलप करते हैं तो एक होप आता है बच्चे में, और जैसे ही वो होप आता है बच्चा जैसे अगले स्टेज में जाएगा फिर ऑटोनॉमी आएगी। ऑटोनॉमी तभी आएगी जब पेरेंट्स सपोर्टिव होंगे, ठीक है। ऑटोनॉमी तभी आएगी। तो जैसे उसमें ऑटोनॉमी आती है कि भी छोटे छोटे काम वो कर पा रहा है, विल आ रहा है उसके अंदर, फिर वो उसमें इनिशिएटिव आएगा कि अब वो छोटे छोटे काम खुद से करेगा, ठीक है। 3 से 6 साल के बच्चे छोटे छोटे काम खुद से करेंगे, खुद से कपड़े पहनेंगे, खुद से खाना खाएंगे, अपने जूते के फीते बांधना, ठीक है, प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग, ये सब कुछ बच्चे खुद से करने लगेंगे इस स्टेज में। तो ये कहलाता है इनिशिएटिव कि भाई हाँ छोटे छोटे काम ले बच्चे खुद से कर रहे हैं, ठीक है, इनको ज्यादा पूछना नहीं पड़ रहा है, खुद से करते हैं, इसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव, ठीक है। तो खुद से करेंगे, इनिशिएटिव आएगा, और जब इनिशिएटिव आएगा तो आप देखेंगे कि बच्चे में एक वर्च्यू डेवलप होता है जिसका नाम है पर्पस। वहीं जो पेरेंट्स बच्चे को नहीं करने देते खुद से, बात बात पे टोकते हैं, जैसे हमने देखा था लास्ट वाली स्टेज में, बात बात पे टोकते हैं, तो ऐसे बच्चे में फिर गिल्ट आता है। गिल्ट का मतलब सेल्फ डाउट कह लीजिए आप, कि पता नहीं ये काम मैं कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए कुछ। एक डर का माहौल बना रहता है, और जब डर का माहौल होता है तो बच्चा बहुत डाउट करता है कि यार पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो मना करेगा, फिर उस काम से बचने की कोशिश करेगा। वहीं जिन बच्चों में इनिशिएटिव होगा वो तुरंत आगे आगे करेंगे, ठीक है। तो आप इस ये चीज आप देखेंगे क्लासरूम में भी, ठीक है। क्लासरूम में आप देखिएगा कि जब आप क्लासरूम में देखेंगे, खासकर छोटे बच्चे, पहली दूसरी के बच्चे, तो आपको कुछ बच्चे होंगे ऐसे जो काफी एक्टिव मिलेंगे, तुरंत भाग के आएंगे, आपने कुछ काम का तुरंत भाग के आगे आएंगे कि मैं करूंगा। कुछ होंगे जो बचने की कोशिश करेंगे। तो ये इसी का रिजल्ट होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्राइसिस है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इसकी जो एज होती है वो 6 से 12 साल होती है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी का यहाँ पे क्या मतलब है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए होता क्या है कि जब बच्चे छोटे छोटे काम खुद से करते हैं इनिशिएटिव लेकर के, तो उनको पता चल जाता है कि हम क्या काम कर सकते हैं और क्या काम नहीं कर सकते। उनको अपनी बेसिक कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज समझ में आ जाती हैं कि भाई ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ या ये काम मैं अच्छे से नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप कह लीजिए कि इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि जब बच्चों को छोटे छोटे काम करने दिया जाता है तो ऐसे बच्चे में कॉम्पिटेंसी, एबिलिटी, ठीक है, स्किल्स डेवलप होते हैं। जब बच्चों को छोटे छोटे काम खुद से करने दिया जाता है तो उसको इंडस्ट्री, तो जब इस स्टेज में आता है तो बच्चे में या तो इंडस्ट्री डेवलप होगा या इंफीरियोरिटी। तो अगर इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है इट मींस कि वो अपनी एबिलिटीज को जानता है, अपनी कॉम्पिटेंसी को जानता है, अपने स्किल्स को जानता है, और अगर उसको कोई काम दिया जा रहा है तो उसको पता है कि भाई ये काम मैं कर सकता हूं, और वो उस काम को करके दिखाता भी है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है इंडस्ट्री। वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों को बहुत रोका टोका जाता है, शुरू से ही डांटा जाता है छोटी छोटी गलतियों पे, ये क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया तुमने, छोटी छोटी गलतियों पे जब डांटा जाता है तो ऐसे बच्चों में, क्योंकि शुरू में देखा आपने क्या क्या मिसट्रस्ट आया सबसे पहले नेगेटिव में, मिसट्रस्ट के बाद आपने देखा कि भाई उसके में डाउट आया, और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे गिल्ट आया, और फिर ऐसे बच्चों में इंफीरियोरिटी हमें देखने को मिलता है। इंफीरियोरिटी मतलब कि वो खुद को दूसरों से कम समझते हैं, है ना। स्कूल में जब कंपटीशन होता है किसी प्रकार का, स्पोर्ट्स कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, तो जो बच्चे इसमें होते हैं इंडस्ट्री में, आप देखेंगे कि वो जोर शोर से पार्टिसिपेट करेंगे, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। आप कुछ भी कराओ आगे आकर के उस काम को करने की कोशिश करेंगे। वहीं कुछ बच्चे डरेंगे कि नहीं नहीं हमें नहीं करना, शाई फील करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, उनको लगेगा कि नहीं नहीं ये हम नहीं कर सकते। आपने देखा होगा ना कुछ बच्चे, किसी बच्चे को कोई
बोलो कि बेटा चलो ठीक है, ये हम करके देखते हैं, तो कहेंगे नहीं सर हमसे नहीं होगा ये, बिकॉज इन्फीरियोरिटी पहले ही आ गया उनमें, उनको लगता है कि ये काम हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइसिस होता है, और अगर इसमें बच्चा सफल होता है तो कॉम्पिटेंसी एबिलिटीज ये डेवलप होती है बच्चे में, और अगर फेल हो गया तो इंफीरियोरिटी हमें बच्चे में देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है यहां पे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो इसी में पूछा जाता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। और ये जो इसकी स्टेज होती है 12 से 18 साल की होती है। ठीक है, यानी कि आप कह लीजिए कि बच्चे किस में आ जाते हैं, अडल्ट एज में आ जाते हैं, सॉरी एडोलेसेंस एज में आ जाते हैं। एडोलेसेंस एज में बच्चे आ जाते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में। तो अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा कि भाई जिन बच्चों में ट्रस्ट है, जिन बच्चों को काम करने की आजादी होती है, कम रोका टोका जाता है, ऐसे बच्चे समझ जाते हैं कि भाई मेरे अंदर क्या बेसिक स्किल्स हैं, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन इस स्टेज में बच्चे जब आते हैं, जैसे बच्चे 12 से 18 साल की एज में आएंगे, बच्चे में अब ये उनके दिमाग में घूमता है कि आखिर मेरी लाइफ में मुझे क्या बनना है। ठीक है, वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि भाई उनको जीवन में क्या करना है। आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चों, खासकर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं कि भाई यार ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो कई बार पेरेंट्स अपने हिसाब से उनको बताते हैं कि भाई तुम्हें तो यही करना है, डॉक्टरी करनी है, लॉयर बनना है, ये वो बताते हैं पेरेंट्स। लेकिन बच्चा, ऐसा बच्चा जो शुरू से ही एक्टिव रहा है, उसको काम करने दिया गया और वो कर रहा है और अपनी एबिलिटीज को समझता है, ऐसे बच्चे इस बात को भी तय कर लेते हैं बहुत ही जल्दी कि उन्हें जीवन में आगे जाकर के क्या करना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का बेसिक जो क्राइसिस है वो यही है कि उन्हें जीवन में क्या करना है। तो जिन बच्चों को शुरू से ही काम करने की आजादी दी गई, जो वो करना चाहते हैं उनको करने दिया गया छोटे छोटे टास्क, ऐसे बच्चों में इंडस्ट्री आया। इंडस्ट्री मींस वो अपनी कंपिटेंसी, एबिलिटी और स्किल्स को लेकर के अवेयर हो गए, उनको समझ में आ गया भाई मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता। और ऐसे बच्चे आइडेंटिटी भी ढूंढ ही लेंगे, अपनी अपनी भूमिका समझ जाएंगे कि मुझे आगे क्या करना है, क्या मेरे लिए बेस्ट है और क्या मैं नहीं कर सकता, इसको वो तय कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिन बच्चों को कुछ भी नहीं करने दिया गया, इंफीरियोरिटी आ गया बच्चों में, ऐसे बच्चों में रोल कंफ्यूजन बना रहता है, वो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे इस उम्र में नई नई चीजें ट्राई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझिए कि अगर बच्चा नई नई चीजें ट्राई कर रहा है इस स्टेज में आकर के, मतलब आप देखेंगे कभी बच्चा कहेगा कि मुझे थोड़ा सा सिंगिंग का शौक है, कोई कहेगा मुझे थोड़ा सा क्रिकेट खेलने का शौक है, कभी वो कुकिंग करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बच्चे बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं, और वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज वो इस स्टेज से गुजर रहा है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। और जो पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं वो उन बच्चों को वो काम करने देते हैं कि ठीक है करो, बिकॉज बच्चा अभी अपनी आइडेंटिटी पहचानने की कोशिश कर रहा है तो उनको करने दो। और ऐसे बच्चे जल्दी डिसाइड कर लेते हैं उनको आगे क्या करना है। वहीं जो पेरेंट्स बच्चे को रोकते हैं बार बार, ये क्या कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो कभी वो कर रहे हो, कभी तुम्हारा गाना गाने का शौक हो जाता है, कभी तुम्हें डांस सीखना है, कभी तुम्हें आईएएस की तैयारी करनी है, कभी तुम्हें एसएससी की तैयारी करनी है, कभी तुम्हें टीचर बनना है, ये क्या चल रहा है। तो पेरेंट्स बहुत टोकते हैं, वो कहते हैं ये सब मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। ऐसे लोगों में रोल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बिकॉज उनको पता ही नहीं था कि उनकी बेसिक एबिलिटीज क्या थी, स्किल्स क्या थे, कॉम्पिटेंसी उनके अंदर क्या थी। और बाद में जब वो तलाश भी कर रहे थे कि उनको जीवन में क्या करना है, तो पेरेंट्स ने उनको बीच में टोक दिया, रोक दिया वहीं पे कि ये क्या कर रहे हो। तो ऐसे लोगों में रोल कंफ्यूजन आ जाएगा, और आप देखेंगे कि ये लोग तय ही नहीं कर पाते कि इनको जीवन में क्या करना है। तो जब पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो कर लो, तो बच्चा कर तो लेता है, दबाव में आकर के ही करता होगा लेकिन कर लेता है। किसी को डॉक्टर नहीं बनना था बिकॉज उसमें वो एबिलिटीज नहीं थी, बट बिकॉज पेरेंट्स के कहने पे उसने एमबीबीएस कर लिया, डॉक्टर बन गया, स्टिल उसका उसमें मन नहीं लगेगा, उसको वो काम बोझ लगेगा, बिकॉज उसके अंदर वो कहेगा यार मेरे को ये काम सूट ही नहीं कर रहा, रोल कंफ्यूजन है ना।
तो ये एक बेसिक क्राइसिस हमें इस स्टेज में देखने को मिलती है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। और अगर बच्चा आइडेंटिटी अपनी पहचान लेता है तो बच्चे में एक इंपॉर्टेंट वर्च्यू आती है, फिडेलिटी। फिडेलिटी मीन्स कि कमिटमेंट टू टास्क, कि अब मैंने जो सोच लिया है ये मैं करके दिखाऊंगा। कि बच्चे ने एक बार ये तय कर लिया कि मुझे क्या बनना है, तो फिर वो कमिटमेंट करना शुरू करता है और उस काम को करके दिखाता है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर उसने ये जान लिया कि मुझे जीवन में आगे जाकर के कुछ कोई डांसर ही बनना, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, तो अगर ये डिसाइड हो गया इट मीन क्लैरिटी आ गई, और जैसे ही क्लैरिटी आएगी वो कमिटमेंट करना शुरू करेगा टास्क को, और उसको परफॉर्म कंप्लीट करके भी दिखाएगा। सबसे बड़ी बात, हाँ वो टास्क हो सकता है कि जो उसने सोचा उससे जुड़ू या कुछ अदर भी हो। कहने का मतलब कि एक इंपॉर्टेंट वर्च्यू डेवलप हो जाएगा, फिडेलिटी, जो कि कमिटमेंट टू टास्क, कि वो अपने टास्क को लेकर के कमिटमेंट करना सीखेगा और उसको पूरा करना सीखेगा। वहीं जिनमें रोल कंफ्यूजन रहती है कि उनको पता ही नहीं होता उनको जीवन में क्या करना है, तो ऐसे लोगों में आप देखेंगे कि वो ये नहीं तय कर पाते कि भाई उनको क्या करना है, और जीवन भर वो क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो कि आप कह लीजिए 18 से लेकर के 40 साल की एज, एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। लगभग अगर आप देखें तो 22 साल जो है जीवन के, वो इस स्टेज में रहते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होता है जीवन का। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा व्यक्ति, अब बच्चा तो रहा नहीं है, वो व्यक्ति है। इस स्टेज में व्यक्ति या तो इंटीमेसी दिखाएगा या फिर आइसोलेशन दिखाएगा। अब इंटीमेसी कौन दिखाएगा, ध्यान से समझिए। अभी तक जो भी डेवलपमेंट बच्चे का हुआ, अभी तक जितने भी हमने स्टेजेस पढ़े, 5 स्टेजेस, उसमें बच्चे ने किस प्रकार से अपने क्राइसिस को डील किया, पॉजिटिवली डील किया, तो ऐसे लोगों में आ जाएगी इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब ये होता है कि भाई अब ऐसे लोग जो होते हैं ये बाकी लोगों के साथ रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब रिलेशन का मतलब आप कह लीजिए कि भाई ये फ्रेंडली रिलेशन भी हो सकता है और ये फैमिली से जुड़ा भी हो सकता है, यानी कि मैरिज। मैरिज, ऐसे लोग फिर जल्दी शादी भी कर लेंगे। मतलब एक व्यक्ति जिसको पता चल गया मुझे आगे क्या करना है और उसने उस गोल को अचीव भी कर लिया। जनरली आप देखेंगे कि मोस्ट केसेस में जब लोगों को पता होता है कि हमें क्या करना है तो उसके लिए वो मेहनत करना शुरू कर देते हैं, और हार्डली आप देखें 28, 29, 30 साल तक आते आते काफी हद तक वो उस ट्रैक पे आ जाते हैं। एक श्योरिटी उनको आ जाती है कि भाई जो मैंने सोचा था अब मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं और आगे मुझे अपना गोल भी दिख रहा है कि मैं अचीव कर लूंगा कुछ सालों में। तो जब ऐसा उनको फील हो जाता है तो फिर ऐसे लोग आप सोचते हैं कि भाई अब फैमिली जरूरी है, शादी कर लेनी चाहिए। फिर ऐसे लोग शादी कर लेते हैं, दोस्त बनाने शुरू करते हैं, अच्छे अच्छे दोस्त। और वो दोस्त जो होते हैं बेसिकली वो ऐसे होते हैं जो जीवन भर उनके साथ रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि वो अपनी फैमिली पर भी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं कि अब फैमिली के बाकी लोग हैं जैसे कि माता पिता हो गए या भाई बहन हो गए, उन पर भी ध्यान देते हैं। तो फैमिली एक इंपॉर्टेंट रोल उनके लिए मतलब एक इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्टर हो जाता है, इसके लिए वो सोचते हैं, फैमिली के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए इंटीमेसी। वहीं दूसरी तरफ जो नेगेटिवली रिजल्ट दे रहे थे अभी तक, या जिन पर नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ रहा था इस क्राइसिस में, वो नेगेटिवली डील कर रहे थे, ऐसे लोग चले जाते हैं आइसोलेशन में। कहाँ चले जाते हैं, आइसोलेशन। और जब वो आइसोलेशन में जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बाकी लोगों के साथ मिलना जुलना कम पसंद करते हैं, बिकॉज अभी तक वो जो लाइफ में करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। वो इस बात से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। डॉक्टर बना दिया जबरदस्ती, मैं बनना ही नहीं चाहता था, मैं बनना चाहता था एक अच्छा सिंगर, मुझे बनने नहीं दिया गया, मुझे मौका नहीं दिया गया। तो फिर वो ज्यादा नहीं, वो अपने आप से परेशान रहते हैं, अपने आप से नाराज रहते हैं, समाज से परेशान रहते हैं, जिन लोगों ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया उनसे भी वो परेशान रहते हैं।
तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग आइसोलेशन, उनको बाकी लोगों से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, अपना भी अकेले रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जब आइसोलेशन में चले जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे लोगों में लोनलीनेस, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और जो लोग इसमें आ जाते हैं इंटीमेसी में, ऐसे लोगों में लव जैसे वर्च्यू डेवलप हो जाते हैं, परिवार को प्रेम करना, समाज के बारे में सोचना, ये सब कुछ आप देखेंगे कि इन लोगों में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। ठीक है, जो कि 40 से 60 साल के बीच में हमें देखने को मिलता है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होती है, और आप देखेंगे कि जो लोग 40 साल के हो जाते हैं, ठीक है, इन लोगों में एक खास क्राइसिस होती है, मिडिल एज क्राइसिस। और मिडिल एज क्राइसिस आप देखेंगे कि एरिक एरिक्सन ने नहीं बताया, लेकिन बाकी साइकोलॉजिस्ट ने बात किया इस पे। 40 साल की एज ऐसी होती है, मिडिल एज क्राइसिस होती है। जो लोग 40 साल में हो जाते हैं, आप देखेंगे कि ऐसे लोगों में एक खास इमोशंस, आइडिया, या आप कह लीजिए कि फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है, जहां पे वो ये कहते हैं कि यार अब मुझे, अपने लिए तो मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैं जो कुछ करना चाहता था, जीवन में बनना चाहता था, जो मैं अचीव करना चाहता था, वो मैंने कर लिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये वही लोग सोचते हैं जो इस क्राइसिस में अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं, अभी तक जितने भी क्राइसिस है उसमें सक्सेसफुल रहे, वही लोग जनरेटिविटी दिखाते हैं। जनरेटिविटी का मतलब ये होता है कि ये लोग सोचने लगते हैं कि यार अभी तक मैं जो कुछ करना चाहता था अपने लिए, मैं जो मेरे सपने थे, जो मैं अचीव करना चाहता था, वो मैंने अचीव कर लिया, लेकिन अब टाइम आ गया है कि दूसरों के लिए कुछ करना। ठीक है, अपने लिए जो करना चाहता था वो मैंने कर लिया, अब टाइम आ गया दूसरों के लिए करना। मिडिल एज क्राइसिस में यही होता है, ठीक है, कि जो लोग जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते थे और वो पहुंच गए, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों में एक खास प्रकार की फीलिंग आती है, जनरेटिविटी जिसको हम कहते हैं। जनरेटिविटी में यही होता है कि अब वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले परिवार के लिए, परिवार में अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाएंगे, अपने रिश्तेदारों में कोई है उसके लिए कुछ करेंगे, और जब देखेंगे कि यार वो भी सब सेट है, फिर वो आएंगे सोसाइटी पे कि सोसाइटी को ऊपर उठाना है, इस सोसाइटी ने ही मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे मुझे इसको ऊपर लेकर के जाना है। ठीक है, तो ये हो जाता है जनरेटिविटी। वहीं आप देखेंगे कि कुछ लोग स्टेग्नेशन में आ जाते हैं। स्टेग्नेशन का मतलब ये होता है कि जीवन में वो जब कुछ करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो आप पाएंगे कि ऐसे लोगों में स्टेग्नेशन आ जाता है, या जो वो जिस स्टेज में चाहते थे उनको वो चीज अभी तक नहीं मिली। कुछ लोगों देखेंगे कि कुछ लोग पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हैं और उनको कोई चीज ना बहुत देर से मिलती है। और इस पर एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर, आपने सुना होगा, बहुत बड़े मतलब वो कवि रहे हैं हिंदी साहित्य के। और उनकी मतलब एक कविता है, रह जाता कोई अर्थ नहीं, उसकी शुरू की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे याद आ रही हैं, जो बहुत बेहतर तरीके से इसको समझा पाएंगी। वो कहते हैं कि नित जीवन के संघर्षों से हार चुका हो मेरा मन, नित जीवन के संघर्षों से हार चुका हो मेरा मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कुछ शब्द हो सकता है इधर उधर हो गए हों, लेकिन भाव यही है कि वो ये कहना चाहते हैं कि जीवन भर हम संघर्ष करते हैं, आए दिन नए नए संघर्ष करते हैं, और जब हम इस संघर्ष के दौर में एक ऐसे टाइम पे पहुंच जाते हैं जब हमारा मन हार चुका होता है, थक चुका होता है, ठीक है, तो उसके बाद अगर सफलता मिल भी जाती है तो उसका क्या अर्थ रह जाता है। तो कुछ कुछ आप कह लीजिए स्टेग्नेशन यही दिखाता है, एक उन लोगों के जीवन में एक ठहराव आ जाता है। वो सोचते हैं कि यार हम जो कुछ करना चाहते थे वो हम कर नहीं पाए, तो ऐसे लोगों में ठहराव आ जाएगा। वो फिर आगे जीवन में ज्यादा कुछ करने की सोचेंगे भी नहीं, समाज तो बहुत दूर की बात है, वो अपने लिए मतलब एक ठहराव आ जाएगा कि अब वो उनको आगे जीवन में कुछ नहीं करना है। ये ठहराव उनको आप देखेंगे अधिकतर लोगों में ठहराव आ जाता है 40 साल के बाद,
कि अब वो ठीक है, जो करना चाहते थे ठीक है, जैसे तैसे परिवार के दबाव में जैसे भी उनके कहने पे कर दिया, उनको नहीं पता था कि उनको क्या करना है, तो अब वो ज्यादा नहीं सोचते, हाँ ठीक है अब जो होना था हो गया, अब वो आगे ज्यादा नहीं सोचेंगे इस बारे में। तो ऐसे लोगों में स्टेग्नेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट जो हमें देखने को मिलता है, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डेस्पेयर। अब इसको समझिए कि इसमें जो एज होती है वो 60+ टिल डेथ, 60 साल के बाद मृत्यु तक। आप देखेंगे कि इस स्टेज में लोग होते हैं। ईगो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने जीवन में कुछ हासिल किया जो वो चाहते थे, समाज में की उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे लोगों में एक प्राउड फीलिंग आती है। उनको अपने आप पे गर्व होता है कि यार मैं जो करना चाहता था मैंने किया, मैंने अपने जीवन को जैसे मैं जीना चाहता था वैसे मैंने जिया, ठीक है, किसी के अनुसार नहीं चला मैं। ऐसे लोगों में आता है ईगो आइडेंटिटी, यानी कि प्राउड फीलिंग आती है। और जो इंपॉर्टेंट वर्च्यू डेवलप होती है वो होती है विजडम, ज्ञान। सीधी सी बात है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया, कुछ सक्सेस असफलता हासिल की, कुछ उनकी अकम्पलिशमेंट है, अचीवमेंट्स हैं, ऐसे ही लोग दूसरे लोगों को कुछ सलाह दे सकते हैं या ज्ञान दे सकते हैं। विजडम उन्हीं लोगों के पास होता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो लोग असफल रहे पूरे जीवन भर, जो क्राइसिस उनके सामने आया उसमें वो फेल हुए, तो ऐसे लोगों में फाइनली डिस्पेयर आएगा। 60 साल के बाद लोग अधिकतर जो व्यक्ति होते हैं वो बुजुर्ग व्यक्ति, वो यही सोचते हैं कि हमने जीवन भर क्या किया, 60 साल हो गई, एक पूरा जीवन जो हमने जिया इसमें हमने क्या किया। तो जो कुछ भी किया अगर अच्छा किया, जैसा वो चाहते थे वैसे किया, तो प्राउड फीलिंग आएगी। वहीं जो जैसा वो जीना चाहते थे वैसा वो नहीं जी पाए, तो ऐसे में फिर डिस्पेयर आएगा, यानी कि उनको रिग्रेट होगा कि यार जैसा मैं जीवन जीना चाहता था वैसा मैं नहीं जी पाया, रिग्रेट। आपको याद होगा थ्री इडियट एक मूवी, उसका एक सीन है जहां पे जो फरहान होता है और उसका दोस्त होता है रणछोड़ दास छानछड़। आपको याद होगा वो सीन जब वो आपस में बेट लगाते हैं और लास्ट में आप देखेंगे कि जब वो बेट जीत जाता है तो वो उसको यही कहता है कि भाई तुम्हें अपने फादर से जाकर के कहना होगा कि भाई मेरे को इंजीनियर नहीं बनना है, मेरे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। तो फिर वो कहता है भाई अब्बा नहीं मानेंगे। तो फिर आमिर खान एक बहुत ही बेहतरीन लाइन कहते हैं जो इस पूरे स्टेज को समझा सकती है। वो ये कहते हैं कि भाई अभी कोशिश कर ले, अभी कोशिश कर ले, वरना अगर तूने आज कोशिश नहीं की तो 60 साल बाद इसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और सोच रहा होगा कि काश उस वक्त मैंने अब्बा से बात कर ली होती तो शायद मैं कुछ और होता। तो अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आपको जरूर वो सीन याद आ गया होगा, और वो सीन अच्छे से इस पूरे स्टेज को समझाती है, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, तो आपने देखा कि थ्रू आउट द लाइफ ये 8 स्टेजेस थे जो मैंने आपको शुरू में कहे थे कि 8 स्टेजेस पूरी लाइफ, ह्यूमन लाइफ को दिखाते हैं कि कैसे उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, अलग अलग क्राइसिस से होते हुए हम कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हर स्टेज में एक क्राइसिस है, ये नाम उसी क्राइसिस के ऊपर रखे गए हैं सारे, जिस क्राइसिस से वो व्यक्ति फेस कर रहा है और वो कैसे उससे निकल रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, फेल हो रहा है। सक्सेसफुल हो रहा है तो कुछ वर्च्यूज डेवलप होते हैं, फेल हो रहा है तो अलग नेगेटिव वर्च्यू डेवलप होते हैं, और ये ह्यूमन पर्सनैलिटी को उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपने इस बात को समझा कि क्राइसिस जो ये पैदा हो रही है, ये क्राइसिस किसकी वजह से पैदा हो रही है, ये पैदा हो रही है सोसाइटी की वजह से। ठीक है, ये किसकी वजह से पैदा हो रही है, सोसाइटी की वजह से। और उस क्राइसिस से कैसे निकल रहा है वो जो बच्चा है, उस क्राइसिस से कैसे निकल रहा है काफी हद तक जो उसका साइको, ठीक है, उसका जो साइको है यानी मन है वो तय करता है। तो इसीलिए इस पूरी थ्योरी का नाम साइको सोशल थ्योरी है। एंड आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये थ्योरी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सोशल डेवलपमेंट को समझने में। और इसी के साथ हमारा सोशल डेवलपमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा
मोरल डेवलपमेंट में भी कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज है जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियोस में बात करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा दोस्तों तक, और हाँ पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।